एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आरजू का ससुर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तो अपनी बीवी और बेटी से आरजू से माफ़ी मांगने को कहा। आरजू अभी बहुत तकलीफ में थी। मैंने उसको फ़ोन नहीं दिया और कहा कि अभी मेरी बेटी बात करने की हालत में नहीं है। जब उसका जख्म भर जाएगा तब वो आपसे बात कर सकती है। जब तक आप लोग इंतज़ार करें, शायद आप लोगों के कर्मों की ही सज़ा आप लोगों को मिल रही है। और जवान बेटी जो पूरी तरह से झुलस चुकी है, उसका चमड़ा तो इतनी जल्दी ठीक ना होता। नहीं उस बच्ची की शादी होगी। इंसान लालच में आकर ना जाने क्या कुछ कर बैठता है। वह अपने आगे की भविष्य नहीं सोचता। मैं जल्दी ही उसके ससुर का फ़ोन काट दिया और अपनी बेटी और दामाद के पास चला आया। मेरी बेटी के आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे। मैं भी उसके साथ रोने लगा और उस हादसे के बारे में सोचने लगा जो अभी सुबह ही घटी थी। वह इस तरह भयानक थी। अब सुनिए कहानी। मेरी बेटी के ससुराल से मुझे फ़ोन आया था कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर मेरा तो होश उड़कर रह गया था। मैं भागता हुआ बेटी के ससुराल पहुंचा था। देखा मेरी बेटी की लाश ज़मीन पर पड़ी थी, जबकि दामाद उसके कदमों में गिरा पड़ा था। उसके माँ बाप रो रहे थे। हमारा बच्चा सदमे से बेहोश है। मैं अपनी बेटी की लाश घर लाने लगा तो उसकी सास बोली, आपकी बेटी का जनाजा उसके पति के घर से ही उठेगा। मैं मजबूर बाप था। बेटी के मौत का सुनकर मुझे कुछ भी होश नहीं रहा था। मैं उन लोगों की बात मान ली। जब गुस्ल उसका देने लगा तो उसके जालिम सास को उस वक्त भी उस पर रहम नहीं आया। बोली, उसका जिस्म इतने घंटे से अकड़ा हुआ है, गुस्ल अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। उसको तेज उबलते हुए पानी से गुस्ल देना होगा। मैंने लाख मना किया मगर उस औरत ने मेरी एक ना सुनी। मगर उसी वक्त उसकी सास चिल्लाती हुई बाहर आई और अंदर से अल्लाह अकबर की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। मैं भागकर अंदर गया। कुदरत का इंसाफ देखकर सजदे में गिर पड़ा। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। क्योंकि मैं जो ही घर में दाखिल हुआ तो मेरी नन्ही सी प्यारी सी परी भागती हुई मेरी तरफ बढ़ी थी। मैं भी पलटकर उसे गोद में उठाकर हवा में घुमाया था। वह खिलखिलाकर हंसने लगी। वो मेरा यूं ही रोजाना स्वागत किया करती थी। मैंने उसको जमीन में उतारकर मुस्कुराते हुए अपनी बहन के तरफ देखा जो उसके पीछे ही चली आ रही थी और मेरे मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुराहट दी थी। पापा, आज मेरे लिए आप क्या लाए हो? मेरी नन्ही परी मेरे सामने हाथ फैलाया तो मैंने जेब से चॉकलेट निकालकर उसके हाथ में रख दिया। मैं जानता था उसको चॉकलेट बहुत पसंद थी। फिलहाल मैं रोजाना ही उसके लिए कोई ना कोई चॉकलेट लेकर आया करता था। वह भी चॉकलेट देखकर बहुत खुश हो गई। उसने उछलकर हवा में छलांग लगाकर मेरे गले से लिपटकर अपनी खुशी का इजहार किया और मेरे हथेली से चॉकलेट उठाकर अंदर भाग गई। मैं भी उसके पीछे कमरे में चला गया। कैसा रहा आज का दिन? मैंने अपनी बहन के चेहरे पर एक नज़र डाली। वह उदास हो गई। आज भी ज़्यादा वक्त उसने रो रो कर बिताई थी। आरजू अपनी माँ की कमी बहुत महसूस करती है। बहल जाएगी कुछ और साल में। मैंने ठंडी सांस भरते हुए कहा और जूते उतारने लगा। मेरा नाम मुनव्वर है। मैंने अपनी शादी लव मैरिज की थी, माँ पापा से खिलाफ लड़ाई झगड़ा करके। मैंने नसरीन से कोर्ट मैरिज कर ली थी। नसरीन मेरे स्कूल में पढ़ा करती थी। हमारी मोहब्बत कुछ एक महीने पहले ही शुरू हुई थी क्योंकि वह इस शहर में नई नई आई थी। उसका एडमिशन यहाँ के स्कूल में 10वीं क्लास में हुई थी और मैं भी 10वीं क्लास में ही पढ़ता था। लेकिन अब शायद मैं उसे खोने से डरने लगा था। मैं चाहता था कि वह हर हाल में मेरी हो जाए और मेरी मोहब्बत की शिद्दत और गहराई शायद उसने भी महसूस कर ली थी। वह चीखती चिल्लाती रह गई। मैंने उसे प्रपोज कर दिया था तो उसने मेरा पूरा साथ दिया। मगर उसे लगता था शायद हम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद और मेरी नौकरी लगने के बाद ही शादी करेंगे। मगर मुझ पर तो इश्क का भूत सवार था। मैंने एक भी दिन सब्र नहीं किया। 12वीं का एग्ज़ाम देते ही उसे कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर दिया। अब आर या पार, तुम बताओ। मैं अपने जोश को दबाते हुए कहा तो वह कुछ हैरान हुई। शायद उस अचानक फैसले से डर गई थी। अभी इतनी जल्दी क्या है? शादी आराम से घर वालों को मनाकर कर लेंगे। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की मगर मैं समझने और समझाने से कहीं आगे था। अभी या फिर कभी नहीं। मैंने उसे धमकी देकर उसको अपने साथ निकाह करने पर मजबूर किया था तो वह इनकार ना कर सकी। ठीक है, करते हैं, उसने दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए कहा। मैं खुश था। उसने मुझे मायूस नहीं किया। निकाह करते ही मैं उसे घर ले आया और माँ पापा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। ये आपकी बहू है। माँ पापा ने हैरानी से उसे और फिर मुझे देखते रह गए थे और कह रहे थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने अपनी बहन के अरमानों का भी ख्याल नहीं किया? माँ फिक्रमंद होकर बोली तो मैं चौंक गया। मेरी बहन का रिश्ता और मेरा रिश्ता बदले की बुनियाद पर तय था।
मेरा जिससे रिश्ता तय था वो मेरी मौसी की बेटी थी और जो बिल्कुल जाहिल थी और मुझे वो एक आंख नहीं भाती थी। 10वीं क्लास के पहले दिन से ही मेरा दिल नसरीन पर आ गया था, जबकि आखिरी साल था। हमारे बीच इजहार और इकरार सब कुछ हो गया था। अपनी मोहब्बत में मगन, अपनी बहन के रिश्ते और उसके प्यार के बारे में बिल्कुल भूल गया था। असल में मेरी बहन मेरी मौसी के बेटे से मोहब्बत करने लगी थी और मौसी का लड़का भी मेरी बहन से मोहब्बत करता था। मैंने अपनी शादी बड़ी जल्दबाजी इसलिए की थी, कहीं माँ और पापा शादी मेरी ज़बरदस्ती उस लड़की से ना करवा दे जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ था। मेरी अपनी बहन के रिश्ते के बारे में मैंने एक बार भी नहीं सोचा। मैं कितना खुदगर्ज निकल गया था। अपनी पसंद की लड़की को अपनी पत्नी बना लिया। फिर वही हुआ जिसका डर था। मौसी को जैसे ही मेरी शादी का पता चला, उन्होंने जल्दी ही अपने बेटे का रिश्ता मेरी बहन से ख़त्म कर दिया और उसकी किसी और लड़की से शादी भी करवा दी। मेरी तरह उन्होंने भी अपने बेटी की शादी करने में जरा भी देरी नहीं लगाई और हमें सोचने समझाने की मोहलत भी ना दी, जैसे कि वे शादी की तैयारी पहले से ही करके बैठी हों। पर अब क्या हो सकता था, मैं तो मुजरिम बन गया था। मेरी वजह से मेरी बहन का भविष्य दांव पर लग गया था। मैं तो अपनी बहन का मुजरिम बन बैठा था, मगर मेरी बीवी नसरीन बगैर जुर्म के ही मारी गई थी। उसका जुर्म ये था कि उसने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मुझे शादी के लिए मजबूर किया था। हकीकत उसके बिल्कुल उल्टा था। मैं जानता था मोहब्बत की शुरुआत भी मैंने ही की थी, जबकि निकाह भी ज़बरदस्ती किया था। मगर मेरी माँ हकीकत तो जानती थी, ना सुनना चाहती थी। सारे खानदान को मालूम था कि नगमा का रिश्ता तय है। उस लड़की से रिश्ता टूटने के बाद भी खानदान में से नगमा के लिए कोई रिश्ता नहीं लाया। खानदान से बाहर लड़की देने का हमारे यहाँ पर रिवाज नहीं था। फिर भी मैं रिवाज को बदलने चला था। जब मैं अपने लिए दूसरे खानदान से लड़की लाया था तो फिर मेरी बहन भी तो गैर खानदान में चली जाती, इसमें क्या कोई हर्ज था? यही सोचकर मैंने खानदान से बाहर उसके लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी बहन नगमा अपने पहले प्यार को भुलाने को तैयार नहीं थी। मेरी बहन नगमा ने कहा कि उसने बदले की आग में मुझे छोड़ा है। ये कैसी मोहब्बत थी उसकी, और वह इस वजह से खुद ही शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था उसकी आंखों में उसकी मोहब्बत के दिए जलते थे। मैंने वे दीप जलते हुए तो नहीं देखे थे, मगर बुझे हुए दिए की वजह देख सकता था। मैंने न सिर्फ उसके अरमानों का बल्कि उसकी मोहब्बत का ही गला घोट दिया था। मैं शर्मिंदा था अपनी बहन के जज्बात को कुचलने और उसके खुशियाँ छीनने के जुर्म में। तभी मैंने अपने घर में अपने माँ बाप के हाथों अपनी पत्नी की दुर्गति बनते देखा था। फिर भी मैं कुछ कह नहीं पाता था। इस घर में सबसे पहले कबूल करने वाली मेरी बहन ही थी। उसके बड़प्पन का मैं बहुत ज़्यादा कायल हो गया था। मोहब्बत ऐसी चीज़ है जिसे ज़बरदस्ती किसी से नहीं बनाया जा सकता और ना ही उससे किसी की मर्जी शामिल होती है। तुमने जो किया ठीक किया, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरी बहन ने मेरे जुर्म को सबसे पहले माफ़ कर दिया था। मैंने नसरीन को ये बात पहले दिन ही समझा दी थी कि मुझसे गलती हो गई है। मैंने बड़ी जल्दबाजी से काम ले लिया है। मैं जानता हूँ तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, पर हम दोनों अब एक हैं। मेरे हिस्से की डांट तुम्हें सुननी पड़ेगी। तुम चुपचाप सुन लेना। मेरे माँ बाप और बहन मेरी वजह से बहुत दुखी हैं, उन्हें ज़्यादा दुख न देना। नसरीन ने तो जैसे मेरी नसीहत को अपने पल्लू से बांध लिया था और उसी तरह अपने प्यार से घर को संभालती रही। उसने सब्र किया और कभी कभी तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। माँ उसे गालियों से भी निछावर करती थी, फिर भी वह ना बोलती थी। मैं अपनी प्यारी सी पत्नी पर वारी वारी जाता था। एक अमीर खानदान से संबंध रखती थी और बहुत अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर उसने अपने बाप की इज्जत पर जो दाग लगाया था उसके बाद से वह अपने माँ बाप के नज़रों में अपना मुकाम खो चुकी थी। हमारे कोर्ट मैरिज के बाद ना तो उसके माँ बाप कभी उससे मिलने आए थे और ना कभी नसरीन उनसे मिलने गई। एक तो उसकी फर्माबरदारी, दूसरे उसके अपने मायके से दूरी मेरी माँ को ज़्यादा शेर बना गई थी। उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। मैं चुपचाप तमाशा देखता रह जाता था। अपनी तरफ से मैं बहुत कोशिश करता था, उसे जितना खुश रख सकूं रख रहा था, और मैं उसको जितना सुखी रख सकता था मैंने रखने की बहुत कोशिश की, मगर माँ उसका दिल जलाने को काफ़ी थी। वह हमारी कोई खुशी खुशी ना रहने देती थी, बल्कि हर मौका पर नसरीन को जलील करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लिया करती थी। मैं अकेले नसरीन को तसल्लियाँ देने लगता और रोने के लिए अपना कंधा भी देता, मगर माँ के सामने तो मेरी खुद की बोलती बंद हो जाती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी वह खुश थी। उसने मेरी माँ के खिलाफ कभी भी कोई गिला शिकवा नहीं किया। नसरीन मेरे माँ का दिल तो नहीं जीत पाई थी, लेकिन मेरे पापा का दिल जीतने में वो कामयाब हो गई। अब पापा उसकी तरफ से उसकी वकालत करने लगे थे। इसी तरह वह खुश थी। उसे पूरी उम्मीद थी एक ना एक दिन वह माँ का दिल जीतने में कामयाब भी हो जाएगी। मेरी बहन से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी।
वह खुद को मेरी बहन का मुजरिम मानती और उसका दिल लुभाने में लगी रहती। मेरी बहन की शादी हो जाती और वह अपने हिस्से की खुशियों को पा लेती तो शायद नसरीन और मेरा पीछा छूट जाता, माँ का दुख भी खत्म हो जाता और हम अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा अच्छा जीने लग जाते। मगर ऐसा नहीं हुआ था। उसे कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था और ना ही शादी के लिए वह राजी हो रही थी। अल्लाह ने मेरी शादी के 3 साल के बाद हमें एक बेटी से नवाजा था। हमारी प्यारी आरजू चांद का टुकड़ा थी। उसने हुस्न खूबसूरती में नसरीन को भी पीछे छोड़ दिया था। मैं उस पर वारिस सदके जाता था। अब तो वक्त के साथ साथ सब ठीक होता जा रहा था। माँ बाप बीमार रहने लगे थे। नसरीन ने उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मुझे नसरीन से शादी करने पर बड़ा फख्र होता था। हमें मौसी के घर से सुनने को मिला भी था कि मेरी मौसी की बेटी जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ था उसने अपने बूढ़े ससुर को घर से निकाल दिया था। मेरी माँ बीमार पड़ गई तो उन दिनों मेरी बीवी नसरीन ने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा और इसी वजह से नसरीन ने माँ का दिल भी जीत लिया। माँ को अच्छी तरह एहसास हो गया था कि नसरीन की सूरत में उसके घर में कौन सा कीमती नगीना मौजूद था। मेरी माँ ने नसरीन पर किए गए जुल्म के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। शायद माँ को इतनी मोहलत दी गई थी क्योंकि दोनों सास बहू के ताल्लुक अब अच्छे हो गए थे। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से नसरीन इस दुनिया से हम सबको रोता बिलखता छोड़कर चली गई थी। मुझे उसकी मौत का यकीन न हुआ। मेरे तो ख्याल में भी नहीं था वह अचानक हमें यूं छोड़कर चली जाएगी। मेरी बेटी आरजू सारा दिन घर में अपनी माँ को इधर से उधर तलाश करती फिर रही और उस वक्त वह 7 बरस की थी। मैं तो खुद ही ना समझ पा रहा था अपनी बेटी को कैसे संभालता। मेरे माँ और पापा मेरी बहन ने मिलकर मेरी बेटी को संभाला और मुझे हौसला दिया। मगर नसरीन के जाने के बाद तो जैसे मुसीबत और दुखों ने हमारे दहलीज पर डेरा जमा लिया था। नसरीन की मौत के बाद 2 बरस के बाद माँ और उसके अगले ही बरस पापा भी नसरीन के पीछे चले गए। शायद मुझसे ज़्यादा उन्हें नसरीन से प्यार हो गया था। आरजू की पढ़ाई का और परवरिश का बेड़ा मेरी बहन ने उठा लिया। हम दोनों के जीने की उम्मीद थी। मेरी बेटी आरजू मेरी जान बसती थी जबकि उसकी बुआ भी उसे माँ से बढ़कर चाहती थी। माँ की ममता से महरूम आरजू बुआ की गोद में छुप जाती। मेरा दिल करता मैं उसको दुनिया जहाँ की हर खुशी पूरी करूँ। मगर वह नसरीन की बेटी थी, सब्र व गम को सहन करना जानती थी। उसने कभी मुझसे फालतू के फरमाइश बताकर तंग न किया। बड़े होते ही उसने घर के कामों में अपनी बुआ का हाथ बटाना शुरू कर दिया। बेहद खूबसूरत थी जबकि उसकी तबीयत में बड़ी नरमी और मासूमियत थी। छोटी उम्र से ही उसके काफ़ी रिश्ते आने लगे थे। मैं भी जल्दी से जल्द उसे विदा करके उसे घर का करना चाहता था। एक बाप की तरह मेरी ये ख्वाहिश थी कि वह अपने घर में खुशी खुशी ज़िंदगी बिताए। अभी उसने 12वीं ही की थी। मेरे दफ्तर में काम करने वाले साथी ने आरजू से अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा। उसने आरजू को मेरे साथ स्कूल जाता कई बार देख चुका था। वह अपनी बीवी को आरजू से मिलवाना चाहता था। मैंने बखूबी उन्हें घर बुलाया। लड़का पढ़ा लिखा था और अच्छी पोस्ट पर था जबकि उम्र में भी कुछ ज़्यादा नहीं था। लड़के की माँ बहन को भी आरजू पसंद आई थी। मैं लड़के के बाप को अच्छी तरह जानता था। हम बरसों से एक ही दफ्तर में काम कर रहे थे। उनकी आदत और फितरत बेहतरीन थी जबकि लड़के में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। तो मैं उस रिश्ते पर क्या ऐतराज़ उठाता। फिलहाल अपनी बहन के राय से और आरजू के राय से मैंने ये रिश्ता कबूल कर लिया था। आरजू से दोस्ताना अंदाज में पूछ भी लिया था अगर उसे कोई और पसंद है तो बता सकती है। मैं ऐसा बाप नहीं हूँ जो बेटी को पसंद का हक ना दे सकूँ। मगर आरजू ने ये कहकर मेरा दिल बड़ा कर दिया था कि नहीं पापा, आप फिक्र ना करें, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। वक्त इतनी जल्दी गुजर गया था। कल तक आरजू मेरे स्वागत को भागकर बाहर आती थी, अपनी चॉकलेट का इंतजार करती। आज अपने बाप की दहलीज से विदा होकर चली गई थी। आरजू ही मेरी जिंदगी का मात्र एक जरिया थी। फिलहाल उसकी विदाई का समय मेरे लिए बहुत ही दुख भरा था। वह बिना माँ की पली हुई बच्ची थी। वैसे तो मेरी बहन ने उसे बेहद लाड प्यार से पाला था, मगर माँ के बगैर पलने वाले बच्चे में जो समझदारी और मेच्योरिटी होती है उसमें मौजूद थी। शादी की तैयारी हो चुकी थी। उसकी बुआ ने तैयारी की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। वक्त इतनी जल्दी गुजर गया और आरजू की विदाई का दिन भी आ पहुंचा। मैं उसका सर अपने सीने से लगाकर सिसक सिसक कर रो रहा था। नसरीन की निशानी भी आज छोड़कर चली गई थी। मैं उसकी दी गई खुशियों के लिए दुआ कर रहा था। आरजू के विदाई के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया था। मेरी बहन सारा दिन घर में इधर से उधर बिना वजह घूमती रहती जबकि मैं दफ्तर से आने के बाद अपने बिस्तर पर उदास पड़ा रहता। आरजू अपने पति के साथ मिलने आई थी। उसका पति उसके साथ बहुत खुश था। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। उन दोनों को खुश देखकर मैं बहुत खुश हो गया था।
आरजू पर जब घर की जिम्मेदारियां पड़ी तो उसने आना जाना कम कर दिया। मैं उसे ज़्यादा तंग ना करता। वह बार बार मुझसे मिलने आए। मैं बस यही चाहता था कि वो अपने घर में खुश रहे और ससुराल में अपना दिल लगाए, ना कि मायके की दहलीज पकड़कर बैठी रही। अल्लाह ने उसे जल्दी ही खुशखबरी सुना दी थी। अपनी तबीयत की खराबी की वजह से वह बहुत कमाती थी। मैं दफ्तर में उसके ससुराल से उसकी खैर खबर लेता रहता था। उसने एक बेटी को जन्म दिया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक न सका और अपनी बहन को लिए उससे मिलने अस्पताल जा पहुंचा। उसकी बच्ची बिल्कुल उसकी नानी जैसी थी। मुझे तो यही लग रहा था नसरीन एक बार फिर से आ गई। मैं कितनी ही देर बच्ची को गोद में लेकर बैठा रहा। उसकी सास ने उससे मेरी गोद से ले लिया तो मुझे एहसास हुआ कि कितना वक्त बीत गया था। आरजू की तबीयत कुछ ठीक न थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मैं जानता था वह एक जज्बाती वक्त से गुजर रही थी। मैं अस्पताल से ही घर चला आया था। बच्ची होने के बाद आरजू और ज़्यादा बिजी हो गई थी। अब वो बहुत कम ही मेरे घर आया करती थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं थी। उसकी बुआ ने उसे एक दो बार पूछा भी था मगर वह बात को टाल गई थी। उसने अपनी बच्ची का नाम आंसू रखा था। आरजू जब भी मेरे पास आती तो मैं ज़्यादा वक्त उसकी बच्ची के साथ ही गुजारा करता था। आरजू अपने बाप और अपनी बेटी का प्यार देखकर मुस्कुरा देती। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक ना थी। फिलहाल मैं सुस्ती के साथ बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरी बहन सुबह से मुझे 2-3 बार आवाज़ लगा चुकी थी कि मैं उठकर नाश्ता करूं, मगर न जाने क्यों मेरा दिल घबराया हुआ था और कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं कर रहा था। आज जबकि छुट्टी का दिन था, फिलहाल मुझे दफ्तर जाना था। वैसे तो मैं दफ्तर जाने से पहले ही उठ जाया करता था। कुछ वक्त अपनी बहन के साथ बिताया करता था, मगर आज छुट्टी होने की वजह से मैं बिस्तर से बाहर नहीं निकला था। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर कॉल आई। ये नंबर आरजू के ससुर का था। मैंने जल्दी फ़ोन उठाया तो उसकी सास की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुझे पैगाम दिया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, फिलहाल आप हमारे घर जल्दी से पहुंच जाइए। मैंने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। मैं हैरान हुआ और परेशान होकर उसके शब्द पर गौर कर रहा था। एक पल तो मुझे समझ नहीं आया और जैसे ही उसके शब्द समझ आए मेरा दिल बैठ गया। वह कह रही थी कि वह आरजू अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर आत्महत्या कर ली है। आखिर भला ऐसी भी क्या बात हुई होगी? क्यों करेगी वह आत्महत्या? मेरे दिमाग में भी ये नहीं था मुझे सुबह सुबह ही ऐसी खबर सुनने को मिलेगी। मेरा दिल कांप कर रह गया था, जबकि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये कहीं कोई मजाक तो नहीं था। मैंने दोबारा इस नंबर पर कॉल मिलाया तो अब की बार आरजू के ससुर ने फ़ोन उठाया। उसने भी वही कहा, आरजू इस दुनिया में नहीं रही, उसने खुदकुशी कर ली है। मैं जल्दी ही अपनी बहन की तरफ दौड़ा। उसे सारी हकीकत बताकर अपने साथ अपनी बहन को लिए आरजू के ससुराल की तरफ चल पड़ा। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, मगर बड़ी मुश्किल से कटा। मेरा दिल काबू में नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था? आरजू इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती थी? अगर उसे कोई समस्या या कोई परेशानी थी तो उसने मुझसे क्यों नहीं बताया? उसका बाप अभी मरा नहीं था, जिंदा था। वह एक बार तो मुझे आवाज़ देती, एक बार मुझे पुकारती तो सही। सारा रास्ता इस परेशानी में पड़ा रहा। कहीं मुझे आरजू के मामले में कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? मुझे उसके ससुराल जाकर देखना चाहिए था। उसको वहाँ किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी? कहीं वहाँ पर वह दुखी तो नहीं थी? उसने आज तक मुझे अपना कोई भी दुख दर्द बताया नहीं था। उसने तो शादी से पहले मुझसे कभी कोई फरमाइश और ख्वाहिश करके मुझे तंग न किया था। वह एक फरमाबरदार बच्ची थी। खुद से ज़्यादा मेरा और अपनी बुआ का ख्याल करा करती थी, मगर न जाने उसके ऊपर ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी, उसे आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। मैं जो ही आरजू के ससुराल पहुंचा तो मेरी बेटी की लाश जमीन पर पड़ी थी, जबकि दामाद उसके कदमों में गिरा पड़ा था। उसके माँ बाप रो रहे थे, हमारा बच्चा सदमे से बेहोश है। मैं अपनी बच्ची की लाश घर पर लाने लगा तो सास बोली, बच्ची का जनाजा उसके पति के घर से ही उठेगा। मुझ में तो अब कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, जैसे मेरे बदन से किसी ने जान ही निचोड़ ली थी। अब मेरा सब्र का बांध टूटने वाला था। मेरा दिल कर रहा था मैं दहाड़े मार मार कर रोऊं, जबकि आरजू की बेटी आंसू बहुत छोटी थी। उसकी माँ उसे छोड़कर चल बसी थी, जबकि अब आरजू अपनी मासूम बच्ची को छोड़ गई थी। जब मेरी बेटी को गुसल देने लगे तो उसकी जालिम सास को उस वक्त भी रहम नहीं आया। बोली, उसका जिस्म अकड़ा हुआ है, तेज उबलते पानी से गुसल दे दो। मैंने लाख मना किया, मगर उस औरत ने मेरी एक ना सुनी। बेबस मजबूर खड़ा देखता रहा, कुछ ना कर सका। वो मेरे सामने खौलता हुआ पानी अंदर ले गई जहां आरजू को गुसल दिया जा रहा था, मगर उसी वक्त उसकी सास चिल्लाती हुई बाहर आई और अंदर से अल्लाह अकबर की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी।
मैं भागकर अंदर गया तो कुदरत का इंसाफ देखकर सजदे में गिर पड़ा, क्योंकि उबलते हुए पानी का सारा देगची उसकी बेटी पर जा गिरा था। जबकि आरजू उठ बैठी थी, वह हैरान नजरों से आजू बाजू में देख रही थी। उसकी नंद बहुत चीखती चिल्लाती रही। अब आरजू की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, बल्कि सब उसकी नंद को बचाने में लगे थे। आरजू का ससुर फौरन गाड़ी निकालकर अपनी बेटी को अस्पताल लेकर चला गया। आरजू का पति हैरान नजरों से आरजू को देख रहा था, जबकि मैं अपनी बेटी को जिंदा देखकर कितने ही देर सजदे से नहीं उठ सका था। मैं अपनी बहन के साथ उसी वक्त आरजू का हाथ पकड़कर अपनी नवासी को उठाकर वहां से चला आया। ये सब क्या था? आरजू को घर लाकर पानी पिलाया और उसे पूछने लगा। वह फूट फूट कर रो रही थी। मेरी सास एक लालची औरत है। आपने शादी पर इस कदर दहेज दिया था, जरूरत का हर सामान दिया, मगर उनका दिल तभी भी नहीं भरा, लालच खत्म नहीं हो रहे थे। शादी के कुछ साल के बाद ही उन्होंने मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया मैं अपने बाप से और पैसे लेकर आऊं। उनका ये भी कहना था कि तुम्हारे बाप को अपना घर तुम्हारे नाम कर देना चाहिए, क्योंकि तुम उस मकान की इकलौती वारिस हो। मैं आपको कैसे आकर कह देती आप ये मकान मेरे नाम कर दो, जबकि इस मकान में आप और बुआ रह रहे थे। मैं उनको मना कर दिया। मैं उनकी किसी भी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं बनी और आपसे आकर पैसा नहीं मांगा और ना ही किसी तरह की कोई मांग की। इसलिए उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया था। उनके जानने वालों में किसी की लड़की की तलाक हो गई जो बहुत ही अमीर खानदान से थी। उनका इरादा था अब वो अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करेंगी ताकि उनके हाथ में ज़मीन जायदाद और आ सके। मैंने उनको खुश रखने की बहुत कोशिश की और हर पल उनकी सेवा में लगी रहती, मगर उन्होंने मुझे सताने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। मेरे पति के सामने तो मुझसे बहुत अच्छी बातचीत रखती थी, उसके जाते ही अपनी असलियत पर उतर आती थी। मैं अपने पति को भी बताने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी बात पर विश्वास ना किया, क्योंकि वह देख रहा था कि उसकी माँ का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन वह सिर्फ उसके सामने ही हुआ करता था। मैं उसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करती, फिर भी वैसे ही अपने हाल पर छोड़ दिया, अपनी सास को उसके हाल पर छोड़कर। मगर मुझे नहीं मालूम था वह एक दिन इस हद तक चली जाएंगी कि मेरा कत्ल करने का भी सोच लेंगी, ताकि वह अपने बेटे की शादी उस अमीर लड़की से कर सकें जो तलाक लेकर अपने घर में बैठी थी। उन्होंने मेरे पति पर भी काफ़ी जोर दिया था ताकि वो मुझे तलाक दे, मगर मेरे पति ने साफ मना कर दिया। तो मेरी सास ने मुझे कुछ ऐसी दवाई पिलाई जिसकी वजह से मेरा शरीर बिल्कुल बेजान सा हो गया। मैं अपने होश हवास में न रही। मुझे खुद भी यही लग रहा था जैसे मैं मर गई हूँ। उन्होंने साथ में ही मेरे पति को भी कुछ ऐसी दवाई पिलाई थी। वह भी अपने होश में नहीं थे, मगर उसकी हालत मेरे से काफ़ी अच्छी थी। मेरे कानों में सबकी आवाज़ तो आ रही थी, पर मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रही थी और ना ही आंखें खोलकर देख पा रही थी। उसके बाद मैं बिल्कुल ही गहरी नींद सो गई। उसे शायद आप सबको यही लगा मैं मर गई थी और मेरे कफन दफन का इंतजाम शुरू कर दिया गया, क्योंकि मुझे दफनाने के बाद तो आसानी से मेरे पति की दूसरी शादी हो सकती थी। मेरे पति को भी यही बताया गया था कि आरजू अब इस दुनिया में नहीं है। उसको ऐसी दवाई दी गई थी ताकि वो मुझे डॉक्टर के पास ना ले जा सके, क्योंकि अगर वह मुझे अस्पताल ले जाता तो शायद डॉक्टर को मालूम हो जाता कि मैं जिंदा हूँ। वह तो खुद बेहोशी की हालत में पड़ा था। सबको यही लगा मैं मर गई हूँ। जब मुझे नहलाने लगे तो मुझ पर गर्म पानी डालने से पहले ही नंद पर गर्म पानी गिरा तो वह चीख उठी और उसके चीखों की आवाज़ से मैं होश में आ गई और मेरी हालत अच्छी हो गई। मेरी सास ने मुझे जिंदा ही दफन करने का ड्रामा रचाया था। शायद उसे भी यही लगा मैं वाकई में मर चुकी हूँ। मैं आपको इसलिए सारी बातें नहीं बताती थी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आपने पहले ही पूरी जिंदगी बहुत दुख उठाए थे। माँ की मौत का गम सबके लिए कितना भारी था मैं अच्छी तरह जानती थी। मैंने हर पल आपकी आंखों में तकलीफ और दुख देखा था। फिलहाल मैं आपको अपनी वजह से और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। अपनी बेटी की बात सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। भला मेरी बेटी की तकलीफ से ज़्यादा मेरे लिए और क्या दुख की बात हो सकती थी? तुम मुझे एक बार बताती तो सही। आरजू, मैं तुम्हें कभी भी जुल्म बर्दाश्त ना करने देता। ये घर तो क्या, मेरे बस में जो कुछ होता मैं तुम्हारे नाम लिख देता। मुझे मालूम था आप यही करोगे पापा, इसलिए तो मैंने आपको ना बताया। मैं आपसे ये घर कैसे छीन सकती थी? यहाँ पर माँ की यादें मौजूद हैं। यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त बिताया, तो मैं एक पल में आपसे ये घर कैसे छीन कर अपने सास के नाम कर देती? वैसे भी मैं उनकी किसी भी गलत बात को मानने को तैयार नहीं थी। आरजू की आप बीती सुनकर मैं अपने बेटी के सर पर हाथ रख दिया। उसकी सास ने जो जुल्म किया था उसका सिला उसे मिल गया था। उसकी बेटी बुरी तरह से झुलस गई थी, जो जिंदगी और मौत के बीच पड़ी थी। अल्लाह ने इंसाफ कर दिया।
तो मैंने भी चुप्पी साध ली, वरना मेरा यही इरादा था कि उन पर पुलिस केस करूं और आरजू की सास को जेल की हवा खानी पड़े। मगर मैंने रब की रजा के खातिर ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर आरजू को होश ना आता और उसे ऐसे ही दफना दिया जाता तो क्या होता, ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी नंद की तबीयत ठीक हुई तो उसे घर भेज दिया गया। अब आरजू के पति और ससुर आरजू का ख्याल आया तो उसे लेने आए और वे दोनों कहने लगे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी पत्नी ने आरजू के साथ इतना कुछ गलत कर रखा था। वह कहने लगे, मुझे आरजू के बारे में इस तरीके से कुछ भी मालूम नहीं था, नहीं तो मैं घर में ये सब कभी न होने देता। आरजू का ससुर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोल रहा था, जबकि उसका पति तो मेरे पैरों में बैठ गया था। आरजू को दिल जान से चाहता हूँ और अपनी बेटी आंसू भी मेरी जान बसती है। मैं आरजू और अपनी बेटी आंसू के बिना कैसे रह सकता हूँ। मुझे मालूम था माँ आरजू को तंग करती है, मगर मैंने ये बात हल्के में ले लिया था। मैं सोचता था ये थोड़ी मोड़ी नोक झोंक है, ये तो सबके घर में होता है। मुझे नहीं मालूम था मेरी माँ दौलत के लालच में इस तरह अंधी हो जाएगी। वो मेरी पत्नी को कत्ल करने से भी परहेज नहीं करेंगी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ आइंदा आरजू को किसी तरह की कोई तकलीफ ना होने दूंगा। उसने मेरे से वादा किया तो मैंने उसको पकड़ के अपने पास बिठा लिया। मैं उन दोनों बाप बेटा को माफ़ कर सकता था, मगर दोबारा उन पर भरोसा नहीं कर सकता था। मेरी बेटी कभी भी तुम लोगों के साथ उस घर में नहीं जाएगी। मैंने अपना फैसला सुनाया और आरजू की तरफ देखा। मुझे मालूम था वो मेरे फैसले से मना नहीं करेगी, मेरी बात मानेगी। अब ये हक की बात थी। अगर किसी की बेटी के साथ ऐसा कभी सलूक किया जाता तो उसका यही अंजाम होता। मैंने आरजू के ससुर से बात कर ली थी। मैंने कहा कि आपका लड़का अगर घर जमाई बनकर रहना चाहता है तो रह सकता है, लेकिन मैं अपनी बेटी आरजू को तुम्हारे घर विदा नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर आरजू और उसका पति दोनों ही चौंक पड़े। मेरा दामाद बोल पड़ा कि हाँ जी, यही ठीक रहेगा। आरजू का ससुर कुछ देर में बोला और कहा, जैसे आपकी मर्जी। अब गुनाह किया है तो उसका पछतावा भी तो हमें ही करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों के साथ कोई केस मुकदमा हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और अपनी बीवी के तरफ से भी माफ़ी मांगता हूँ। और जब आपको विश्वास आ जाए तो ही आरजू को मेरे घर भेजिएगा, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। अगर मेरी बेटी के साथ ये सब हुआ होता तो शायद मैं तो कभी माफ़ नहीं कर पाता। वाकई में आपका दिल बहुत बड़ा है जो आपने मुझे और मेरी बीवी को माफ़ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।